Yeah, good morning, students. Today, our topic is second cell organs, mitochondria. Mitochondria, ठीक है. Same first observation, ठीक है. फर्स्ट कोलिका नहीं माइटोकॉन्ड्रियास को इंसेक्ट मसल्स में ऑब्जर्व किया, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में फर्स्ट सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया था कोलिकर ने इंसेक्ट मसल्स के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में. इन्हीं स्ट्रक्चर्स को फ्लेमिंग ने फाइला कहा, ठीक है. अल्टमान ने इनको बायोफ्लास्ट कहा, ठीक है. और लास्ट में बेंडा ने इनको कहा माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि माइटो का मीन ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है. माइटो जो है एक ग्रीक वर्ड में आता है, ठीक है. माइटो का मीन ही क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक, ठीक है. और कॉन्ड्रिया का मीन होता है ग्रेनुअल. तो एक ही बात है, ग्रेनुअल शेप भी वही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही होगा. और थ्रेड तो थ्रेड होता ही है, धागे नुमा संरचना जो होती है उसको आप ग्रेनुअल बोल दो या थ्रेड बोल दो, ठीक है. इनका मतलब ही वही होता है, ठीक है ना. तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखा था उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे फर्स्ट कोलिकर ने. किसने ऑब्जर्व किया था? कोलिकर ने इसको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था इंसेक्ट मसल्स के अंदर. फ्लेमिंग ने उन स्ट्रक्चर्स को फाइला कहा, अल्टमान ने उन्हीं स्ट्रक्चर्स को बायोप्लास्ट कहा, और एंड में बेंडा ने उन्हीं स्ट्रक्चर्स को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं. उनकी स्ट्रक्चर्स के व्यू पे उसको किस नेम से रिप्रेजेंट किया? माइटोकॉन्ड्रिया के नेम से रिप्रेजेंट कर दिया. ये तो हो गया इसका ऑब्जर्वेशन. इस चीज तो बुक में मिल जाती है, वो बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है. सेप वही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, टेनिस का रैकेट्स वगैरह होती है, साइज वगैरह आप पढ़ लोगे इन चीजों का. नंबर जो है वो डिपेंड्स ऑन वर्क करता है, डिपेंड्स ऑन वर्क. किस सेल को कितना काम करना है, सेल की वर्किंग कितनी है, ठीक है. क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इट्स द पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल्स. ये एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं. और विदाउट एनर्जी वी कांट डू वर्क, हम कोई वर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है. तो डिपेंड्स ऑन वर्क ऑफ द सेल कि सेल का वर्क कितना है, सेल का वर्क कितना है, ठीक है. भाई हमारे पास तो हमारी बॉडीज में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं. अब कौन सा ऑर्गन ज्यादा वर्क कर रहा है, ठीक है. जो ऑर्गन ज्यादा वर्क करता है उसमें नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा मिलेंगे. जिस ऑर्गन्स की एक्टिविटीज डाउन है, जो बहुत कम कार्य करती है, बहुत कम वर्क करती है, फंक्शनिंग जिसकी डाउन है, वहां पर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या हो जाते हैं? लेस हो जाते हैं. द नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दैट डिपेंड्स ऑन द वर्किंग ऑफ ऑर्गन्स या वर्किंग ऑफ सेल्स. किस सेल की वर्किंग कितनी है, उस सेल की फंक्शनिंग कितनी होगी, ठीक है ना. जो लीवर सेल्स की मैं बात करता हूँ, लीवर सेल्स का सबसे ज्यादा काम होता है. हमारी बॉडी का मेन मेटाबॉलिज्म ही लीवर में होता है, मेन जो वर्किंग होती है लीवर्स होती है. तो लीवर्स का जो सेल्स का फंक्शन होगा वो सबसे ज्यादा मिलेगा. तो वहां पर नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आपको क्या मिलेंगे? ज्यादा मिलेंगे, ठीक है. तो नंबर्स जो है वो डिपेंड्स ऑन द वर्क होता है, ठीक है. ये हो गया आप लोगों का नंबर. उसके आफ्टर ऑक्यूरेंस, सेम वही ऑक्यूरेंस क्या होगा? ऑल यूकैरियोटिक में क्या होगा? प्रेजेंट होगा. ऑल यूकैरियोटिक्स में क्या मिलेंगे आप लोगों को? ये प्रेजेंट मिलेंगे. और प्रोकैरियोटिक में क्या मिलेगा? एब्सेंट मिलेगा. प्रोकैरियोटिक साथ साथ ये ह्यूमन आरबीसी, ठीक है. और सीव ट्यूब्स जो होती हैं वेस्कुलर टिश्यूज में, जो सीव ट्यूब्स होती है, सीव ट्यूब या कंपेनियन सेल, दोनों में से एक देखना आप लोग, ठीक है. तो ह्यूमन आरबीसी में भी एब्सेंट मिलेंगे आप लोगों को. आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रियाज नहीं होते हैं, ठीक है. ऐसे सीव ट्यूब या कंपेनियन सेल्स या वेसल्स मैं बता दूंगा आप लोग बाद में, ठीक है. तो आरबीसी में जितने भी प्रोकैरियोटिक है वहां पे ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा आप लोगों को. बट आरबीसी तो यूकैरियोटिक है ना, आरबीसी जो है यूकैरियोटिक है. वेस्कुलर टिश्यूज यूकैरियोटिक में आते हैं, लेकिन वहां भी आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है. ये हो गया ऑक्यूरेंस. अब मैन है इसके अंदर स्ट्रक्चर,
मेन चीज स्ट्रक्चर ही पढ़नी है, ये चीजें तो आप लोग बुक सेल भी पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इट इज द पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। सिंथेसिस ऑफ एनर्जी बोल दीजिए आप लोग, सिंथेसिस ऑफ एनर्जी बोल दीजिए आप इसको, ठीक है। आप इसको रेस्पायरेटरी ऑर्गन बोल सकते हो, रेस्पायरेटरी ऑर्गन आप इसको बोल सकते हो। आप एटीपी फॉर्मेटिव ऑर्गन बोल सकते हो इसको, एटीपी फॉर्मेटिव ऑर्गन आप इसको बोल सकते हो। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब एनर्जी का जो फॉर्मेशन होता है, मैं आपको बताता हूँ चीजें, ठीक है। एडिनो जो एनर्जी जो बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। हमने रेस्पायरेशन हमने स्टडी किया पूरा, ठीक है। रेस्पायरेटरी ऑर्गन आप इसको बोल सकते हो, सिंथेसिस ऑफ एनर्जी आप इसको बोल सकते हो, पावर हाउस ऑफ सेल, सेल का जो पावर हाउस है वो यही है कि सेल का पावर, सेल की पावर किसके पास होती है, एनर्जी के पास होती है। जितनी मेरी बॉडी में एनर्जी होगी उतनी मेरी बॉडी में पावर होगी, सिंपल सी बात। अगर मैं बिना खाना खाए काम करूंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि विदाउट एनर्जी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट वी नीड्स ऑफ एनर्जी, वी नीड्स ऑफ पावर, ठीक है। तो पावर किसके पास है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास है। किसके पास है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को सिंथेसाइज करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, एनर्जी को कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर सारे माइटोकॉन्ड्रिया के हैं, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो इट्स डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन्स, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन, ठीक है। पहला क्लोरोप्लास्ट था, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इट इज द बिगेस्ट सेल ऑर्गन, बिगेस्ट सेल ऑर्गन किसमें, एनिमल्स में, क्योंकि एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट ही रहेगा, प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों है, बट बिगेस्ट कौन रहेगा, क्लोरोप्लास्ट ही रहेगा। इट इज बिगेस्ट सेल ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल्स, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन्स में आता है ये। अब डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन्स का मतलब हो गया, डायग्राम बनाए हम इसका, तो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन जो है जस्ट लाइक अपेंडेज बनाती है, इस टाइप से, ठीक है। ये है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक गैप दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये वाला, ये है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, जो सेम अप्रोक्स 80 से 100 एंगस्ट्रम का होगा, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन आपको रफ मिलेगी और आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ मिलेगा। वही द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेम्ब्रेन जस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर तो आपने सब सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, तो सेम स्ट्रक्चर्स इन सबका होगा। जितने मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर सबका क्या होगा, कॉमन मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का गैप है पेरीमेट्रिक स्पेस, जिसमें फ्लूइड मिलेगा आप लोगों को, फ्लूइड दोनों को फ्रिक्शन लेस बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया आउटर और ये इनर, ये हो गया आप लोगों का वो। बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है वो है मैट्रिक्स, ठीक है। इनर पार्ट जो होता है वो मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स मतलब फ्लूइड, और फ्लूइड का मतलब वही फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम, ठीक है, मिनरल, इसके साथ इंपॉर्टेंट राइबोसोम्स, वही सेम क्लोरोप्लास्ट में जो हमने पढ़ा था, आरएनए एंड डीएनए। राइबोसोम कौन से टाइप का, 70S टाइप्स का। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होता है वही आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में मिलेगा, ठीक है। बाकी तो फ्लूइड है तो फ्लूइड के अंदर तो वही कंटेंट्स होंगे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, बट इंपॉर्टेंट कौन है, राइबोसोम, जो खुद से एक सेल ऑर्गन्स है। आरएनए और डीएनए जो ओनली किस में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर में होते हैं, न्यूक्लियस में मिलेंगे आप लोगों को, बट इनके अलावा ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं। इसी इन दोनों की वजह से क्या होता है, ये सेमी ऑटोमोनस, बताया मैंने आप लोगों को पहले, सेमी
मोनस स्ट्रक्चर्स में आता है। किस में आता है? सेमी ऑटोमोनस स्ट्रक्चर्स में आता है। तो आउटर पार्ट और इनर पार्ट, ठीक है, दैट इज द आउटर फॉर्म एंड दैट इज द इनर फॉर्म्स हो गया, ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हो गया। अब इसके अंदर आप देखोगे तो इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक अपेंडेज आपको दिखाई दे रहे हैं जो अंदर मैट्रिक्स की ओर मूव कर रहे हैं। मैट्रिक्स की ओर क्या होता है? ये अपेंडेज फॉर्म में, अपेंडेज मतलब होता है जिसको हम उभार कहते हैं, बट इसमें जो अपेंडेज बन रहे हैं वो टुवर्ड्स ऑफ द मैट्रिक्स, इनर साइड्स की ओर बन रहे हैं। ये जो आपको अपेंडेज दिखाई दे रहा है इनको हम लोग कहते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इट्स कॉल्ड क्रिस्टी। क्या है ये? क्रिस्टी है। क्या है ये? क्रिस्टी होते हैं। ये जो अपेंडिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर की ओर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे आपको लोग के लिए? क्रिस्टी कहेंगे हमको। क्या कहेंगे हमको? क्रिस्टी कहेंगे। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इट्स कॉल्ड क्रिस्टी होती हैं। क्या होती है ये? क्रिस्टी होती है जो अपेंडेज फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है? आपको अपेंडेज फॉर्म के अंदर आपको क्या कर रही है? दिखाई दे रही है। किस ओर हो रही है? मैट्रिक्स साइड्स में। ये कहां पर है? ये मैट्रिक्स साइड में है। ये कौन सी साइड में? ये मैट्रिक्स ही हो भाई, ये तो मैट्रिक्स हो गया। इसका इनर पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड ऑफ इनर पार्ट दैट इज कवर्ड बाय द इनर मेम्ब्रेन, इट्स कॉल्ड मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स बेसिकली कवर्ड बाय द फ्लूइड। किससे कवर होता है? वो फ्लूइड से होता है। फ्लूइड में क्या क्या मिलेगा आप लोगों को मैं आपको बता चुका हूं। फेट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम्स है, मिनरल्स है, राइबोसोम जो 70 टाइप्स ऑफ जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स है वो आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलेगा। उसके साथ आरएनए और डीएनए मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। डीएनए वो जो होता है उसमें स्टेट शेप मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को सिंगल स्टैंडर्ड और सर्कुलर मिलेगा। लिख देता हूं मैं यहाँ पर, डीएनए दोनों में सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है, एंड सर्कुलर शेप में होता है। कौन सी शेप में मिलेगा आप लोग? सर्कुलर। सेम कंडीशन मिलेगी आप लोग राइबोसोम्स उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेगी, ठीक है। न्यूक्लियर डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वैसा नहीं मिलेगा। न्यूक्लियर डीएनए तो स्टेयर शेप में होता है, ठीक है ना, डबल हेलिकल में होता है। हेलिकल फॉर्म में मिलेगा आप लोगों को, डबल स्टैंडर्ड्स मिलेंगे वहां पर आप लोगों को, स्टेयर शेप में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर अलग होगा। अब आप देखें यहाँ पर तो इनर मेम्ब्रेन जो होती है स्मूथ नहीं होकर अपेंडेज लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टी। क्या कहलाती है वो? क्रिस्टी कहलाती है, ठीक है। इसी क्रिस्टी के दो सरफेस हैं, एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर। ये तो आउटर फेस हो गया इसका, ये हो गया इसका इनर फेस जो मैट्रिक्स की ओर है, जो मैट्रिक्स में ओपन हो रहा है। एक तो कहां पर खुल रहा है? पेरीमेट्रिकल स्पेस में खुल रहा है, और एक कहां पर खुल रहा है? मैट्रिक्स की ओर खुल रहा है। ये कौन सा फेस है इसका? एम फेस है, ठीक है। और ये कौन सा फेस है? सी फेस, जो प्लाज्मा कहां पर खुल रहा है? ये साइटोप्लाज्मा की तरफ खुल रहा है, बाहर की ओर खुल रहा है। तो ये आउटर फेस हो गया, ये इसका इनर फेस हो गया। इसको आप इनर फेस भी कह सकते हो, ठीक है, इनर फेस। तो जो इसका इनर फेस होता है, इनर फेस पे कुछ स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे इस टाइप से जो इसकी सरफेस को रफ बनाएंगे। जहां जहां इनर फेस दिख रही है आप लोगों को, आउटर फेस में नहीं, ओनली इनर फेस पे। इसको आप एम फेस कह दीजिए, मैट्रिक्स फेस कह दीजिए आप इसको। और ये जो फेस आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग सी फेस, साइटोप्लाज्मिक फेस से साइटोसोल फेस कह दीजिए, ठीक है। इस टाइप से आप लोगों को स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। जहां जहां पर आपको एम फेस दिखाई दे रही है, ये भी एम फेस हो गया, ये भी एम फेस हो गया, ये भी एम फेस हो गया। आउटर फेस ये हो गया, ये भी एम फेस है, ठीक है। इस टाइप से इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं, अंदर लिख देता हूं इस चीज को, ये हैं F1 पार्टिकल बोल दीजिए आप इनको, या ऑक्सीसोम बोल दीजिए, ऑक्सीसोम। F1 पार्टिकल्स बोल दीजिए, एलिमेंट्री पार्टिकल्स आप इनको बोल सकते हैं, F1 पार्टिकल्स आप इनको बोल सकते हैं, आप इनको ऑक्सीसोम्स बोल सकते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी आप इनको कह सकते हैं, ठीक है। F1 पार्टिकल्स बोल दीजिए, ऑक्सीसोम बोल दीजिए, या आप इनको क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी आप इनको कह सकते हैं, जो बेसिकली क्रिस्टी के ऊपर प्रेजेंस होती है। कहां पर प्रेजेंस होती हैं? क्रिस्टी के ऊपर प्रेजेंस होती है। क्रिस्टी क्या है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग होकर, इनफोल्डिंग अंदर की ओर फोल्ड हो रहा है, नहीं हो रहा भाई, ये पूरा मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन ही है। ये कौन सा मेम्ब्रेन है? ये
इनर मेम्ब्रेन है। तो इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, इनफोल्ड होकर, इनफोल्ड यानी मैट्रिक्स की ओर फोल्ड होती है, मैट्रिक्स की ओर क्या होती है, अपेंडेज बनाकर फोल्ड होती जाती है। क्या होती जाती है, इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द मैट्रिक्स, सॉरी इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन आप इसको बोल सकते हो। तो इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन इट्स कॉल्ड क्रिस्टी, जिसको हमने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कह दिया। भाई अपेंडेज ही तो है, ये क्या है, अपेंडेज ही तो है स्ट्रक्चर। ये हेयर्स क्या है, ये भी अपेंडेज है जो सरफेस के बाहर निकल जाए। भाई सरफेस तो मेरा यही पे खत्म हो गया, लेकिन ये क्या है, अपेंडेज है। ये क्या है, अपेंडेज है। तो ऐसे ही मेम्ब्रेन तो पूरा चल ही जाता ना, लेकिन मेम्ब्रेन में कुछ इनफोल्डिंग, मेंबर अंदर की ओर फोल्ड हो गया, मेम्ब्रेन स्ट्रेट नहीं सका, अंदर की ओर क्या होता है, फोल्ड होता जाता है, जिसको हमने क्या कहा, क्रिस्टी कहा है। क्या कहा है, क्रिस्टी कहा है। और क्रिस्टी के इनर फेस, क्रिस्टी में जो इनफोल्ड हो रहा है, तो दो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, एक कहां पर खुल रहा है, मैट्रिक्स की ओर खुल रहा है, एक कहां पर खुल रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की ओर खुल रहा है, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म स्पेस भी बोल सकते हैं, सी फेस बोल सकते हैं। इसको मैं एम फेस बोलूंगा, इसको क्या बोलूंगा, एम फेस, इसको क्या बोलूंगा, सी फेस कहूंगा मैं। समझ में आ रहा है ना। तो एम फेस जहां जहां पर आ रहा है, वहां पर आप लोगों को कुछ स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हमने कहा है F1 पार्टिकल्स ओवर ऑक्सीसोम, जो माइटोकॉन्ड्रिया का इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का इंपॉर्टेंट फॉर्म है। माइटोकॉन्ड्रिया का इंपॉर्टेंट फॉर्म क्या है, एटीपी को सिंथेसाइज करना है। एटीफेज यानी एटीपी को सिंथेसाइज करने के लिए जो एंजाइम इसको चाहिए, वो आप लोगों को F1 पार्टिकल्स में मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे, F1 पार्टिकल्स में मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे, F1 पार्टिकल्स के अंदर आपको क्या मिलेंगे, वो वीडियो, वो एंजाइम्स आपको देखने को मिलेंगे। दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, वो है F1 पार्टिकल्स। वो कौन है, F1 पार्टिकल्स है। ठीक है, तो F1 पार्टिकल्स जो हैं वो इनर मेम्ब्रेन, जो क्रिस्टी है, क्रिस्टी के एम फेस पे मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे, एम फेस पे मिलेंगे। क्वांटिटी तो मुझे आइडिया नहीं कितनी होती है, मैं बता दूंगा आप लोगों को, या बुक में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, बुक अगर आपके पास है तो। ठीक है, तो ये क्या है, सारे सारे F1 पार्टिकल्स होते हैं। अब ये इस F1 पार्टिकल्स के 3 पार्ट हैं, जो मैं कहां लिखूं, यहां लिख सकता हूं मैं, इसको यहां से इरेज कर देता हूं, है ना। हम इसको क्रिस्टी यहां लिख देते हैं। ठीक है, अब F1 पार्टिकल, F1 पार्टिकल्स के 3 पार्ट हैं। 1 बेस, सेकंड स्टॉक, सेकंड क्या है, स्टॉक है, और थर्ड है इसका हेड पार्ट। ठीक है, बेस कौन सा पार्ट है, जो एम्बेडेड इन द क्रिस्टी, एम्बेडेड इन क्रिस्टी। ठीक है, और प्रोटियोलिपिड होता है, प्रोटियोलिपिड होता है, प्रोटीन एंड लिपिड से क्या होता है, बना हुआ होता है। और क्रिस्टी के अंदर क्या होता है, एम्बेडेड होगा, नहीं होगा तो फिर रुकेगा कैसे उसके ऊपर। ठीक है, स्टॉक जो होता है वो अप्रोक्स 50 एंगस्ट्रम का होता है, एंड दैट्स प्रेजेंट बिटवीन ऑफ द बेस एंड हेड, बेस एंड हेड में प्रेजेंस होता है। इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है हेड। इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, हेड है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूं तो इसका डायग्राम इस टाइप से बनेगा। ये आपका F1 पार्टिकल हो गया। ठीक है, ये तो हो गया इसका बेस, ये हो गया इसका स्टॉक, और ये हो गया आप लोगों का हेड। हेड के अंदर आप लोगों को एटीफेज मिलेंगे। क्या मिलेंगे, एटीफेज। ये जो एज लग रहा है ये एंजाइम है। क्या है, एंजाइम है। क्या है ये, एंजाइम्स मिलेगा। एटीफेज जो है वो क्या है, एंजाइम है आप लोगों के लिए। क्या है ये, एंजाइम है। ठीक है ना, यानी एटीपी को सिंथेसाइज करने के लिए, फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, जिन एंजाइम्स की मुझे नीड्स होगी, वो ऑल टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द हेड फॉर्म ऑफ F1 पार्टिकल्स। यानी कि एटीपी का जो टोटल सिंथेसिस होगा, द सिंथेसाइजेशन ऑफ एटीपी, या जो एनर्जी बनती है, वो कंप्लीटली कहां पर होगी, हेड फॉर्म में होगी। हमने क्रेब्स साइकिल्स पढ़ा है। ठीक है, हमने जब रेस्पिरेशन स्टडीज मैंने आपको करवाया था, तो मैंने आपको कहा था कि रेस्पिरेशन जो है वो ग्लाइकोलाइसिस प्लस क्रेब्स साइकिल का फॉर्म है। किसका फॉर्म है, ग्लाइकोलाइसिस प्लस क्रेब्स साइकिल्स। मैं यहां लिख देता हूं उन चीजों को, आप नीचे लिख देता हूं, ग्लाइकोलाइसिस प्लस क्रेब्स पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में 8 एटीपी बने थे, और क्रेब्स में 30 एटीपी हमने बनाए थे।
याद आ रहा है कुछ? ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ था, ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल था, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द 2 मोल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है, बनाता है। देन पायरुविक एसिड मूव इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, कहां चला जाता था वो, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता था और क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करता था। पढ़ा ना हम लोगों ने रेस्पिरेशन के अंदर, क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करता था और क्रेब्स साइकिल में 1 पायरुविक एसिड जो था दैट्स प्रोड्यूस ऑफ द 15 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। कैसे बनाया वो मैंने आपको पूरा बताया है, ठीक है ना। तो 1 पायरुविक एसिड प्रोड्यूस द 15 मोल्स ऑफ एटीपी, तो सेकंड पायरुविक कितना बनाएगा, 15 बनाएगा, तो 15 प्लस 15 कितना हो गया था, 30 हो गया था। 8 कहां पर बना था, ग्लाइकोलाइसिस में बना था। भाई कंप्लीट रेस्पिरेशन तो यही है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया किस में इन्वॉल्व है, एरोबिक में। अनएरोबिक में तो क्रेब्स साइकिल होता ही नहीं है, अर्थात मुझे माइटोकॉन्ड्रिया की नीड है ही नहीं। बट रियल रेस्पिरेशन जो है वो ये वाला है, पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, उसके आफ्टर क्रेब्स साइकिल्स होगा और कंप्लीट एक साइकिल 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स को बनाएगा। ग्लाइकोलाइसिस तो साइटोप्लाज्म में ओक्योर होता है, साइटोप्लाज्म में होगा, और क्रेब्स साइकिल कहां पर होगा, क्रेब्स साइकिल आपका कम होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। एक बार देखता हूं, आप बोर्ड में दिख भी रहा है नहीं दिख रहा, ठीक है, कहां पर होगा, या नो प्रॉब्लम्स, कहां पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स साइकिल बेसिकली ओकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के कहां पर होता है वो, हेड पार्ट में होता है। कहां पर होता है, हेड पार्ट। दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द सिंथेसाइजेशन ऑफ एटीपी। एटीपी सिंथेसिस के लिए जो मेन पार्ट है वो है F1 पार्टिकल्स का हेड फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, हेड पार्ट ऑफ द F1 पार्टिकल्स। बाकी तो सब हेल्पफुल है, बाकी सब क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। मेन जो एटीपी सिंथेसाइजेशन होता है यहां में से करते हैं ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। ईटीएस साइकिल में ना होता है, क्रेब्स साइकिल्स के बाद में कैसे NADPH2 और FADH2, कैसे NADPH2 और FADH2 किस टाइप से एटीपी में कन्वर्ट होते हैं, बता दें ना हम लोगों को। ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम जो हमने स्टडीज किया था वो हमने पूरा कहां के लिए पढ़ा था, हेड पार्ट में पढ़ा था। कंप्लीट ईटीएस जो है, जो ईटीएस कंप्लीट होगा वो कहां पर होगा, हेड फॉर्म में। वो कहां पर होगा, हेड फॉर्म में होता है, ठीक है। जो है जितने भी एंजाइम्स आपको मिलेंगे, 80 फेज जितने भी एंजाइम्स होते हैं दैट इज ऑक्योर इन द हेड पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन ही क्या है, एटीपी को सिंथेसाइज करना। इट इज द पावर हाउस ऑफ सेल, इट इज द पावर हाउस ऑफ सेल। सेल का क्या है, ये पावर हाउस होता है, ठीक है। सेल का क्या है, पावर हाउस होगा। समझ में आ रहा है नहीं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है दैट्स स्ट्रक्चर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर पार्ट और इनर पार्ट। आउटर पार्ट बेसिकली स्मूथ होता है, इनर पार्ट जो होता है वो रफ होता है। आउटर पार्ट में भी परमिएबल हो सकता है ऑल टाइप्स ऑफ कंटेंट्स के लिए, बट इनर पार्ट परमिएबल्स होगा। दोनों पार्ट के बीच के अंदर, दोनों पार्ट के बिटवीन द गैप ऑफ बोथ द पार्ट्स इट्स कॉल्ड पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इट्स अप्रोक्स 80 to 100 एंगस्ट्रॉम। दोनों के बीच का गैप कितना होता है, इतना होता है, ठीक है ना। इनर मेम्ब्रेन से कवर्ड जो स्ट्रक्चर्स होता है, द कवरिंग एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन इट्स कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बेसिकली कवर्ड बाय द फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर क्या क्या मिलेंगे आप लोगों को, एलिमेंट्स मिलेंगे। एलिमेंट्स में आप लोगों को इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बहुत टाइप्स ऑफ कंटेंट्स आ जाएंगे आप लोगों के पास में। गैसेज आ जाएंगे, वाटर आ जाएगा। फ्लूइड का अप्रोक्स 90% पार्ट तो वाटर ही होता है। 10% पार्ट्स के अंदर आप लोगों को इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंटेंट्स विद एंजाइम्स प्लस अदर स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हैं वो है राइबोसोम जो 70S का है, RNA एंड DNA, न्यूक्लियस एंड सिंगल स्ट्रक्चर्स। न्यूक्लियस DNA तो स्ट्रक्चर मिलेगा आप लोगों को सिंगल स्ट्रैंडेड मिलेगा और सर्कुलर फॉर्म में मिलेगा। सिंगल स्ट्रैंडेड एंड क्या मिलेगा, सर्कुलर फॉर्म में मिलेगा। सेमी ऑटोमोनस क्यों कहते हैं, विद द प्रेजेंस ऑफ DNA, विद द प्रेजेंस ऑफ DNA। कि DNA की प्रेजेंस से ये सेल्फ का डुप्लीकेशन कर सकते हैं, अपना डुप्लीकेशन, अपना रेप्लिकेशन क्या कर सकते हैं, सेल्फ कर सकते हैं विदाउट एनी डिपेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियर DNA, ठीक है। तो सेमी मतलब आधा, कंप्लीट नहीं, ठीक है। उसके आफ्टर मैंने बताया इनर मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन जो है इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर्स बनाती है। इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर इट्स कॉल्ड क्रिस्टी, जिसको हम लोग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी कह सकते हैं, फिंगर लाइक अपेंडेज भी कह सकते हैं, ठीक है। क्रिस्टी का जो सीफ एम फेस होता है उस पर कुछ अपेंडेज मिलेंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। दे आर कॉल्ड F1 पार्टिकल्स और ऑक्सीसोम। क्या है वो, F1 पार्टिकल्स एंड ऑक्सीसोम से, ठीक है ना। अब F1 पार्टिकल्स जो हैं वो 3 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड है, बेस, स्टॉक एंड हेड।
हेड जो है वो 50 to 70 एंगस्ट्रम का होता है। कितना होता है? 50 to 70। फिक्स नहीं है, मेजरमेंट जो होता है वो फिक्स नहीं होता, वो हर बुक में अलग अलग मिलता है, बट अप्रोक्स होते इतने ही है, ठीक है ना। हेड पार्ट जो है वो 50 to 70 एंगस्ट्रम होता है। इसका स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर्स बनेगा आप लोगों का। ये तो हो गया इसका बेस, ये स्टाक हो गया, एंड दैट इज हेड फॉर्म। बेस जो होता है दैट इज एम्बेड इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रिस्टी। क्रिस्टी के अंदर क्या होगा? वो तो एम्बेड हो जाएगा, अंदर के दस जाएगा, ठीक है ना। स्टॉक इसके बाहर होता है, स्टॉक दैट्स प्रेजेंट बिटवीन ऑफ द हेड एंड बेस पार्ट, दोनों के बीच में होता है, और बेस में कोई भी कंटेंट्स होता है उसको हेड की ओर फॉरवर्ड करने का फंक्शन करता है। हेड जो होता है वो बाहर की ओर निकला हुआ होता है, ठीक है, और हेड जो है वो अप्रोक्स 50 to 70 एंगस्ट्रॉम का मेजर का होगा। और मेन जो हेड जो है वो 80 फेज एंजाइम्स से बना होता है। कंप्लीट जितने भी 80 फेज एंजाइम्स होते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को सिंथेसाइज करने के लिए जो एंजाइम्स हमें नीड्स होंगे वो बेसिकली ऑक्योर इन द हेड्स पार्ट। आप क्रेब्स साइकिल्स को मान लीजिए, आप एटीएस को मान लीजिए, ये दोनों बेसिकली ऑक्योर इन द head form of the F1 particle. That's so F1 particle is the important part of the mitochondria. ठीक है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया इट इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ द बिगेस्ट सेल ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होगा, बट प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। सो क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस से माइटोकॉन्ड्रिया बिगेस्ट में नहीं आएगा, वहां पर कौन आएगा? क्लोरोप्लास्ट आएगा। कौन आएगा वहां पर? क्लोरोप्लास्ट एक बिगेस्ट सेल ऑर्गन्स के अंदर क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंट्स हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। ये मैंने आप लोगों ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल्स, ये टोटल जो स्टडीज है कैसे कैसे एटीपीज बनेंगे, कैसे कैसे वर्किंग होगा, ये मैं ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। इट इज द पावर हाउस ऑफ सेल्स पढ़ा हम लोगों ने, 6 से पढ़ते आ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं वो मैंने आपको इसको रीजन से करवा दिया है, ठीक है। तो मेरी भी ओपन द स्ट्रक्चर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। टुडे सेकंड सेल ऑर्गन्स नहीं पढ़ा सकता, थोड़ा मेरा बैक पेन फील हो रहा है, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टडीज को लेकर सीरियस रहें, सीरियस ही नहीं बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएं, क्योंकि विदाउट स्टडीज आप अपना पूरा साल खराब करें। कोविड आना था, आ गया है भी, और अप्रोच खत्म भी हो जाएगा, वैक्सीनेशन के बाद में कंप्लीट ये फिनिश भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें हमारा कंप्लीट 1 ईयर किसी भी कंडीशन में डिस्ट्रॉय नहीं करना है। आई रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं सभी स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्रत्येक स्टूडेंट्स मिनिमम 6 to 7 आवर्स डेली स्टडीज को मैनेज करें। कैसे भी करें, आपके पास जो वीडियो जा रहे हैं उनको स्टडीज करें, लेकिन आपको किसी भी कंडीशन में स्टडीज को अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। अपने पेशेंस को नहीं खोना है, पेशेंस इतना होना चाहिए मुझे इतना तो स्टडी करना है, बाकी टाइम वी कैन एंजॉय, हम एंजॉय कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। 24 आवर्स में अगर मैं 6 घंटे मेरे लिए निकाल लेता हूँ, स्टडी करना मतलब मैं सेल्फिश हूं, मैं अपने लिए काम कर रहा हूं, वहां पर मैं किसी और के लिए काम नहीं कर रहा हूं, ये तो मेरा सेल्फिश वर्क है। अगर मैं स्टडी कर रहा हूं तो मैं सेल्फिश हूं, और सेल्फिश होना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है बेटा। ओके, थैंक यू वेरी मच।